प्यारे बच्चों, आज हम अध्याय 1 में जानेंगे जीवों में जनन। जनन क्या है, जनन कितने प्रकार का होता है, ये संपूर्ण प्रक्रिया को इस वीडियो में जानने वाले हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जनन की परिभाषा जानते हैं। जनन क्या है? जनन की सामान्य परिभाषा यदि देना चाहें तो ये कह सकते हैं कि जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कोई प्राणी अपने समान संतान को उत्पन्न करता है और अपने वंश या जाति के अस्तित्व को पृथ्वी पर कायम रखता है। आइए देखते हैं जनन कितने प्रकार का होता है। जैसा कि मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, जनन 2 प्रकार का होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन किसे कहते हैं, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? लैंगिक जनन को अंग्रेजी में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और अलैंगिक जनन को हम अंग्रेजी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? इसमें हम देखेंगे तो ये पाएंगे कि इसमें गैमीट नहीं बनते हैं, इसमें युग्मनज नहीं बनता है और इसमें भ्रूण भी नहीं बनते हैं और शिशु का निर्माण नहीं होता है। इसमें क्या होता है, कोई प्राणी का जो शरीर है वो शरीर ही कट करके विखंडित होकर के एक नए प्राणी को जन्म दे देता है। जैसे मान लिया अमीबा है, तो अमीबा ही बट करके 2 भागों में एक नया अमीबा बना करके और 2 अमीबा तैयार कर देता है। ये पूरी प्रक्रिया जिन प्राणियों में होती है उस जनन को हम कहते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन के बाद में अगर लैंगिक जनन देखेंगे तो लैंगिक जनन में क्या होता है, 2 विपरीत लिंग वाले प्राणियों की उपस्थिति होती है। एक होता है नर और एक होता है मादा। नर और मादा ये दोनों प्राणी मिल करके जनन करते हैं, ऐसा जनन लैंगिक जनन कहलाता है। अर्थात इसमें युग्मक होते हैं जिन्हें हम नर युग्मक और मादा युग्मक के नाम से जानते हैं। नर नर युग्मक उत्पन्न करते हैं और मादा मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक अर्थात विपरीत लिंग वाले प्राणियों की उपस्थिति में ही लैंगिक जनन संभव होता है। लैंगिक जनन में जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें युग्मक होते हैं, युग्मक युग्मनज बनाते हैं और युग्मनज से भ्रूण बनता है और भ्रूण से शिशु का निर्माण होता है। इस प्रकार से यह जनन लैंगिक जनन कहलाता है। इससे पहले हम देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है जीवन अवधि। तो जीवन अवधि क्या है, बिल्कुल संक्षिप्त परिभाषा में समझ लेते हैं। जो प्राणी का जन्म होता है, जन्म से लेकर के और मृत्यु तक की ये घटनाएं होती रहती हैं। तो अगर हम जीवन अवधि के बारे में बात करें तो जन्म से लेकर के मृत्यु से पहले तक का जो समय काल होता है, समय अवधि जो होती है, वो अवधि ही जीवन अवधि कहलाती है। यानी जीवन अवधि अर्थात लाइफ स्पैन को अगर परिभाषित करना चाहें तो बड़ी आसान सी परिभाषा में हम कह सकते हैं, जन्म से लेकर के मृत्यु के पहले तक का जो समय काल होता है वो समय काल ही जीवन अवधि यानी लाइफ स्पैन कहलाता है। अब यहाँ पर देखना ये है कि प्रत्येक प्राणी जो होते हैं वो प्राणी मृत्यु से पहले अपने समान एक नए प्राणी को इस पृथ्वी पर छोड़ जाते हैं, जिससे उनका जो वंश होता है, उनका जो अस्तित्व होता है वो पृथ्वी पर बना रहता है। एक कोशिकीय प्राणियों की यदि बात किया जाए तो एक कोशिकीय प्राणी जो होते हैं वो अमर माने जाते हैं, क्योंकि एक कोशिकीय प्राणियों का शरीर पूरी तरह से नष्ट नहीं होता है। उनका शरीर ही बंट करके और एक नए प्राणी का, एक नए संतति का निर्माण कर देता है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि एक कोश के प्राणी अमर होते हैं। यहाँ पर दूसरी बात यह जानना जरूरी है कि सभी प्राणियों की मृत्यु निश्चित है। सभी प्राणियों का एक जीवन अवधि होता है और उनकी मृत्यु भी निश्चित होती है। यद्यपि मृत्यु 2 प्रकार से होती है, एक प्राकृतिक हो सकती है और दूसरा कोई अप्राकृतिक घटना के माध्यम से भी मृत्यु संभव हो जाती है, जिसको दुर्घटना कह सकते हैं। इसके बाद देखेंगे, यहाँ पर कुछ प्राणी दिए गए हैं। इन प्राणियों में आप देखेंगे ये प्राणी जैसे हाथी है, यहाँ पुष्प दिया गया है, यहाँ पर कुत्ता है, तितली है, कौवा है। ये जो प्राणी दिए गए हैं, इन प्राणियों की अपनी अलग अलग उम्र होती है, अलग अलग जीवन अवधि होती है। सबकी अवधि जीवन की समान नहीं होती है। कोई लंबे समय तक जीता है तो कोई कम समय में ही अपने शरीर को त्याग कर देता है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि पूरे पृथ्वी पर जो जीवों की विभिन्नताएं हैं, ये विभिन्नताएं ये साबित करती हैं कि अलग अलग प्राणियों की अलग अलग जीवन अवधि होती है। इसलिए सभी प्राणियों की जीवन अवधि एक समान नहीं होती है, यह समझना भी आवश्यक है। आगे चलते हैं, हम देखेंगे जीवों में जनन। जीवों में जनन, तो जीवों में जनन क्या होता है?
जीवों में जनन क्या होता है? कोई प्राणी सदैव जनन के लिए सक्षम नहीं होता है। यानी मान लिया कोई प्राणी तुरंत पैदा हुआ है तो तुरंत वो जनन के लिए सक्षम नहीं है। उसमें विशेषकर यह देखा जाता है कि जनन के लिए उसकी परिपक्वता आवश्यक होती है। परिपक्वता के बाद में ही वो जनन करते हैं। यानी जनन के लिए उनको शारीरिक रूप से तैयार होना पड़ता है, तब वो जनन प्रजनन करके नई संतति को पैदा करते हैं, नए प्राणी को जन्म दे पाते हैं। यह प्रक्रिया हमको समझना पड़ेगा, अर्थात इसमें हम समझेंगे तो यह एक प्राकृतिक घटना है। इस घटना के माध्यम से कोई प्राणी अपने समान संतान को उत्पन्न करता है। साथ में यदि हम जीवों में जन्म की प्रक्रिया को और तरीके से समझें, लिखा हुआ है इस प्रकार से, जन्म, वृद्धि तथा मृत्यु का चक्र सभी प्राणियों में चलता रहता है। यह जो चक्र है इसे ही हम जीवन चक्र कहते हैं। इसमें हम क्या देखेंगे? इसमें जन्म है, जन्म के बाद में वृद्धि है, विकास है, विकास के बाद में मृत्यु है। यह जो घटनाक्रम है, इन घटनाओं का सम्मिलित क्रम ही जीवन चक्र कहलाता है। इन घटनाओं को हम जीवन चक्र से संबोधित करते हैं। आइए आगे देखते हैं। मैंने भी आपको बताया है अलैंगिक जनन जो होता है इसमें एकल जीव भागीदार होते हैं, एकल जीव जनन में प्रतिभाग करते हैं। इसमें संतति जो होती है उनकी उत्पत्ति एकल जनन से होती है, अर्थात ये कहा जा सकता है कि इसमें दो विपरीत लिंग वाले प्राणी भाग नहीं लेते हैं। दूसरी तरफ जो अलैंगिक जनन है, अलैंगिक जनन में क्या होता है? मादा युग्मक, नर युग्मक आपस में मिलते हैं, युग्मनज बनाते हैं, निषेचन होता है और इसके बाद में भ्रूण बनता है और भ्रूण के बाद में शिशु का निर्माण होता है। देखिए अब आपकी किताब में दिया गया है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन एक ऐसी विधि होती है जिसमें एक प्राणी अपने ही शरीर को, अपने ही शरीर के कोशिका को और कोशिकाओं के केंद्रक को इस प्रकार से दो भागों में डिवाइड करके और दो अलग अलग संतति या प्राणियों का निर्माण कर देता है। ऐसा जो प्रजनन होता है यह प्रजनन अलैंगिक प्रजनन कहलाता है। यहाँ अमीबा के प्रजनन की विधि को बताया गया है। दूसरा देखिए यहाँ पर ईस्ट में मुकुलन विधि भी बताया गया है। ये ईस्ट है, ये ईस्ट किस तरह से मुकुलन विधि द्वारा एक ईस्ट से दो ईस्ट का निर्माण कर देता है या एक ईस्ट से नए ईस्ट का निर्माण कर देता है। ये मुकुल टूट करके और एक नए ईस्ट का निर्माण करते हैं। यह जो प्रजनन है यह प्रजनन भी अलैंगिक प्रजनन कहलाता है। इसमें एक शब्द और दिया गया है क्लोन। क्लोन का मतलब होता है अपने जनक जैसा हूबहू दिखना, कोई भिन्नता का ना होना। यानी जब एक प्राणी, एक अमीबा अपने समान दो अमीबा का निर्माण करता है तो अमीबा हूबहू अपने जनक अमीबा की तरह से दिखता है। इसमें कोई भिन्नता, कोई भेद नहीं किया जा सकता है। तो ऐसी संतति जो बनती है ये संतति ही कहलाती है क्लोन। इसे कहते हैं क्लोन। उदाहरण के लिए कि कोई एक पैरामीशियम है, एक पैरामीशियम से कोई दूसरा पैरामीशियम तैयार हो रहा है, वो पैरामीशियम ही दो पार्ट में कट करके अलग अलग नए पैरामीशियम का निर्माण कर रहा है, तो वो पैरामीशियम हूबहू अपने जनक पैरामीशियम की तरह से होगा। तो ऐसी संतति जो होगी, ऐसा नया जो संतति आपके सामने होगा, ये संतति में आप कोई भेद नहीं कर पाएंगे, अर्थात ये नई संतति क्लोन कहलाएगी। आप देखेंगे आगे लिखा हुआ है कि प्रोटिस्टा और मुनेरा में जनक कोशिका दो भागों में विभक्त होकर के नए जीवों को जन्म देती है। ऐसी जो पद्धति होती है, ऐसी पद्धति को हम समसूत्री कोशिका विभाजन कहते हैं। यानी एक कोशिका ही विभाजित होकर के दो भाग में बट जाती है, तो इसे हम कहेंगे समसूत्री कोशिका विभाजन, और यह भी एक प्रकार का जनन ही है। आगे देखते हैं, लिखा हुआ है कि बहुत से एकल कोशिका या कोशिकीय जीव द्विखंडन से उत्पन्न होते हैं। द्विखंडन का मतलब होता है किसी एक प्राणी का शरीर दो भागों में बट जाना। एक भाग से एक प्राणी, दूसरे भाग से दूसरा प्राणी पैदा होता है या बन जाता है, तो इसे हम कहते हैं, दो भागों में विभक्त होने की प्रक्रिया को कहते हैं द्विखंडन, अर्थात दो भागों में शरीर का बट जाना। बहुत ही संक्षिप्त में समझाते चल रहा हूँ, ज़्यादा विस्तारित नहीं बता रहा हूँ, इसलिए आप सभी ध्यान देते चलिएगा। आगे देखेंगे ये हाइड्रा है। इस हाइड्रा में हम देखेंगे
तो हाइड्रा की एक कलिका है, इस कलिका के माध्यम से भी एक नया हाइड्रा तैयार हो जाता है, अर्थात ये कलिका टूट करके और एक नए हाइड्रा का निर्माण कर देता है। यह प्रक्रिया भी अलैंगिक जनन के अंतर्गत ही आती है और ये जो नया हाइड्रा तैयार होगा ये हूबहू अपने जनक हाइड्रा की तरह से दिखेगा, अर्थात यहाँ पर भी कहा जा सकता है कि नई बनी संतति जो होती है वो क्लोन कहलाएगी। तो क्लोन तो आप जान ही गए होंगे, क्लोन का मतलब होता है ऐसी संतति जो हूबहू अपने जनक जैसा दिखती हो। यह अक्सर एक कोशिकीय प्राणियों में होता आप देखेंगे। बहुकोशिकीय प्राणी या ऐसे प्राणी जो लैंगिक जनन करते हैं उनमें आपको दिखाई देगा कि जो संतति बनती है वो संतति में कुछ भिन्नताएं, कुछ परिवर्तन ज़रूर होता है, वो हूबहू अपने जनक जैसा नहीं होती हैं या नहीं होते हैं। आइए देखते हैं दूसरा, यहाँ पर लिखा हुआ है पेनिसिलियम की कोनिडिया। ये पेनिसिलियम है और इसमें कोनिडिया पाई जा रही है। इस कोनिडिया से एक नए पेनिसिलियम का निर्माण हो जा रहा है और इसी तरह से स्पंजों में और जैमूल आदि में जो प्रजनन होता है उससे भी नए प्राणी उत्पन्न हो जाते हैं, यानी कलिकाएं उत्पन्न होती हैं और कलिकाओं से फिर नए जीवों का निर्माण हो जाता है। इन्हें हम अलैंगिक प्रजनन ही कहेंगे। इसी के अंतर्गत आता है पुटी भवन। पुटी भवन क्या है, यहाँ थोड़ा सा समझना है। जैसे मान लिया अमीबा है, अमीबा ये है जब अपना उपयुक्त वातावरण पा रहा है तो ये है प्रजनन कर रहा है, यानी ये दो भागों में टूट करके नए अमीबा बना रहा है। परंतु यदि इसको विपरीत परिस्थितियाँ मिलें, यानी परिस्थितियाँ अनुकूल ना हों, तो ये अमीबा क्या होता है, ये अमीबा के चारों तरफ यानी शरीर के परिक्षेत्र में एक त्रिस्तरीय कठोर पदार्थ का स्त्रावण होने लगता है और यह जो स्त्रावण है ये पादाब के संकुचित होने से होता है। जो पादाब होंगे वो संकुचित हो जाएंगे, तो यह अमीबा जो होता है अपने चारों तरफ एक त्रिस्तरीय कठोर आवरण का स्त्रावण कर देता है और इस आवरण को हम पुटी कहते हैं और अंग्रेजी में इसे कहा जाता है सिस्ट। अंग्रेजी में इसे कहा जाता है सिस्ट। तो यह जो सिस्ट है, सिस्ट का जो बनना है, इस सिस्ट का बनना कहलाता है पुटी भवन, यानी पुटी का जो निर्माण हो रहा है, इस पुटी का निर्माण अमीबा में एक घटनाक्रम है। इस घटना को हम कहते हैं पुटी भवन। याद रखना, पुटी भवन जब अमीबा की परिस्थितियां विषम होती हैं, अमीबा के जीवन के लिए परिस्थितियां जब विषम हो जाती हैं या जनन के लिए परिस्थितियां विषम हो जाती हैं, तब उनमें पुटी भवन की घटना होती है। उसके अलावा यदि हम पुटी में देखेंगे तो पुटी की जो भित्ति है, जैसे मान लिया ये पुटी है, ये पुटी की जो भित्ति है, ये भित्ति चारों तरफ से इस पुटी को घेर लेती है और इसके अंदर उत्पन्न हो जाते हैं बीजाणु और ये बीजाणु जो होते हैं, ये बीजाणु इस भित्ति के अंदर बंद रहते हैं। कुछ समय के बाद में ये भित्ति फट जाती है, टूट जाती है और इसके अंदर से जो बीजाणु हैं वो बाहर आ जाते हैं और इनके बाहर आने से इनसे अनेक अमीबा उत्पन्न हो जाते हैं। इस अभिक्रिया को बीजाणु जनन कहा जाता है, यानी पुटी से यह बीजाणुओं के बाहर आने की घटना को हम बीजाणु जनन कहते हैं और इस प्रक्रिया में क्या होता है, अनेक अमीबा तैयार हो जाते हैं। आगे आइए देखते हैं, पौधों में भी हम देखेंगे तो पौधों में भी हमको अलैंगिक जनन की तमाम घटनाएं देखने को मिलेंगी। इसमें भी क्या होता है कि जो जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल दिया गया है, ये आलू है, ये पोटैटो है, ये आलू जो है इस आलू के कंद को काट करके इसमें जो ये आँख जैसी कलिका जैसी संरचना दिख रही है, इन संरचनाओं को काट करके ज़मीन में लगा देने से इनसे एक नया पौधा बन जाता है और नए पौधे से पुनः हमको आलू प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही आपके सामने ये है अदरक का प्रकंद दिखाई दे रहा है। इस अदरक के प्रकंद से भी, इनकी कलिकाओं से भी नया पौधा तैयार किया जाता है। इनको ज़मीन में खेत में लगाने से ये कलिकाएं पौधे का रूप धारण कर लेती हैं और इनमें कोई लैंगिक जनन की प्रक्रिया या प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। ये भी अलैंगिक जनन की कुछ उत्तम उदाहरण हैं। इसी तरह से अगैव या बुलबिल का पेड़ जो होता है उसमें भी इसी तरह से नए पौधे पैदा हो जाते हैं
और उसके अलावा अजूबा की पत्तियों से नए पौधे जो तैयार होते हैं, इसे तो आपने देखा ही है। आपने अपने प्रयोगशाला में प्रयोग करके भी देखा होगा। ये जो पर्ण होते हैं, इनमें कलिकाएँ बन जाती हैं। ये कलिकाओं से फिर नए पौधे तैयार हो जाते हैं, अर्थात पत्तियों से पौधा तैयार किया जा सकता है। ऐसे आपने जलकुंभी देखा होगा। इसको भूअस्तारिका के नाम से भी जाना जाता है। यह जल में पाई जाती हैं और इनके कंद से ही, इनके इन जड़ों से ही एक नई जलकुंभी का निर्माण हो जाता है। इनको हायसिंथ के नाम से भी जाना जाता है। इतना आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं कि जो कोनिडिया है, कलिका है और जैम्यूल है, इन सब के माध्यम से भी एक नए संतति या प्राणी या पौधे का निर्माण किया जा सकता है। और यहाँ पर एक शब्द दिया गया है कि अलैंगिक शब्द का प्रयोग स्पष्ट रूप से यह बताता है कि यह साधारण जीवों के अंतर्गत आने वाले जनन से संबंधित है। यानी पादपों में भी और साधारण जीवों में भी अलैंगिक जनन होता है, ऐसा हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एक शब्द दिया गया है पुनरुद्भवन। एक शब्द दिया गया है पुनरुद्भवन। इसमें क्या होता है कि कोई एक जो जीव होता है वो कई टुकड़ों में टूट करके अपने प्रत्येक टुकड़े से एक नया जीव या पौधा तैयार कर देता है। ऐसी घटना को हम कहते हैं पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन में ये भी अलैंगिक जनन की एक विधि है, जिसमें हम ये देखेंगे कि जो शरीर का खंड है, टुकड़ा है, उससे नई संतति निर्मित हो रही है, नए संतति का निर्माण हो रहा है। आइए आगे चलते हैं। इस तरह से तमाम आपने पेड़ पौधों में भी देखा होगा, कंद प्रकंदों में देखा होगा, जैसे अदरक है, आलू है, गन्ना है, केला है, करेला है, डहेलिया है। इन तमाम प्रकार के पौधों में आपने यह प्रवर्धन होते देखा होगा। हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे लैंगिक जनन के बारे में। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। नमस्कार, जय हिंद।